अगर असलियत में हम समस्याओं के ऊपर समाधान की दिशा में काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि समस्या की कोई एक हिस्से को पकड़ के अगर हम काम करेंगे। एक मिनट रुकिए भाई साहब, आप यही बात प्यार से भी बोल सकें, आपके बालक हैं, पाड़ का खाना हो आप तो आप नाम पूछ लो मेरे पे, हूँ भी तो पूछ सको आप। न्यू थोड़ी हो आगरा न्यू थोड़ा आगरा जी, आप कितने बुजुर्ग हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा नौजवान है, कोई बात नहीं, ये आपके चाचे था वो। न्यू थोड़ा आगरा हैं अपने बालका न्यू थोड़ा सिखाओगे आप बोलने। आदरणीय प्रधान जी, आज की सभा के अध्यक्ष हमारे बहुत ही तकड़ी खाप के प्रधान हैं प्रोफेसर तलवीर सिंह। और भाई मैं भी अपना परिचय बता दूं, बलवंत आर्य, गांव है मेरा शीशर खरबड़ा, सरोखा पंचायत मैम 24 का ऑर्गेनाइजर, और आज भी 80 साल की आयु होगी। जिंदगी में हमारे प्रोफेसर साहब तो बचपन से जाने हमारे साथी हैं, कहीं ना कहीं ना तो किते ठेक के लिए, ना किते इलेक्शना में भाग लिया, किते चेयरमैन बन के, सरपंच बन के, मेंबर बन। मेरे गांव का यो लड़का है विकास। आज जो एजेंडा है, उस प्रधान जी ने जो बात कही है, हम उस सीमा के अंदर रह करके ही बोलेंगे ना, तो हमारी बात कहीं ना कहीं वही ही सफल होगी। और जब सीमा का उल्लंघन करांगे, बाहर चलांगे, बाहर निकल जावांगे, तो वो तो सिस्टम खराब हो जाएगा। और जो भी यहाँ बोलने वाला जो भाई अपने विचार रखे, खुला मंच है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, ये बिल्कुल प्योर सामाजिक है। मैं दोनों आदमियों से परिचित हूँ। ये प्रधान जी हैं अपने खेड़ा खाप के प्रधान। पंचायत काल भी थी, काल वाली में भी जा रहे थे हम, ओड़े भी हमने सारा सिस्टम देखा, ओड़े भी थोड़ा हचाल गया था सिस्टम, थोड़ा हा इस तरह। और सबको अधिकार है, चाहे राय तो जाओ भाई, हम तो इसी में तो आए हैं, हर एक भाई के विचार सुनो और शांति से। और इसका सिस्टम यो है, जो भाई अपने विचार रखने की इच्छा हो ना, वो प्रधान जी से अनुमति दे और फिर अपना भी परिचय पूरा बतावे, ताकि हमारी जान पहचान तो जब होगी, किस आदमी में कितना दम है, यो हमारे संगठन में फिट रहेगा कि नहीं, ये सारे बैठ के विचार कराएं। मैं इस हमारे नौजवान से प्रार्थना करूँ हूँ, बेटा अपना परिचय दे, पूरा परिचय दे के और फिर अपना विषय के ऊपर बोलिए। और विषय भी वो हो जो दायरा दिया है, उस दायरे और फिर चिंतन मनन करांगे। और चाहे आदमी थोड़े हो, हाँ भाई, इस बात से मत घबराओ लोगों। अच्छा आदमी, श्रेष्ठ आदमी जब दिलो जानता अकेला चलेगा ना, अकेला, उसके साथ गड्ढे फिर जुड़ जाए। इंजन के साथ दे कितने गड्ढा ले जाए खींच की। अगवानी में वो, मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और आर्य समाज में आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा हमारा स्ट्रिक्ट साधु था, वो सन्यासी अग्निवेश। वो न्यू कहा करता, भाई समाज का आगे चलना है तो हाथ में उठाओ झंडा और चल पड़ो। अगर पशुओं को वो करना है तो पशुओं ना आगे करो और उसके पीछे डंडा लो और उन्हें कंट्रोल करो। मानस तो अपने आप जुटते चले जाएंगे, थोड़े नहीं है। कितने उदाहरण दूँ आपने, बहुत उदाहरण है। सुभाष चंद्र बोस इस देश में तो भिखारी बन के अकेला लकड़िया था लुक्की में,
और उसने देख लो जाके कितना जुड़ाड़ा दूसरे देशों को भी अपना बनाएगी। और या जो आज़ादी आज हम महसूस करें, है ना, पूर्ण आज़ादी नहीं है ये पूर्ण आज़ादी नहीं है। हम इन काले अंग्रेजा ने आके न और हमारे को हर सिस्टम से गुलाम बना दिया, हमारी संस्कृति ने खराब करने लग रहे हैं। और इस देश का किसान के ऊपर करड़ा हथौड़ा चल रहा है इस समय, और किसानों से ही पैदा ये खाप होती हैं। जो खाप में जैसे हम भी खाप के मेंबर हैं, प्रधान हैं। इस धरती से जो अन्न पैदा करता है असलियत वो है जो किसान मजदूर है इस देश का, जो रीढ़ है, और इन्हीं से खाप पैदा हो हैं। और ये खाप भी भाई थोड़े से एरिए में है, ये भी हम बता देना चाहूँ। ये आड़ा अपना उत्तरी भारत है ना, इसमें है ये खाप सिस्टम। और ये खाप सिस्टम भी राजे महाराजाओं ने चलाया था, क्योंकि हमारे जो सुनो जी, मैं तो विषय कुछ नहीं बताता ना, और मैं तो बोलूँगा जब उस मुद्दा बोलूँगा। मैं एक बार थोड़ा सा 2-4 आदमियों का परिचय दूंगा, और न्यू ना डरोता मैं थोड़े, हाँ डरने की जरूरत नहीं है। आड़ा जो आदमी आ रहे हैं ना, बंदा ऐसा लगे ये सारे सोलवड हैं, और ये आगे न होकर चलेंगे नहीं। संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, संघर्ष करे बिना घर बैठा बैठा प्लान बनाए जाओ, प्लान ना दे कोई बात हल को नहीं हो पीछे की। ऑन ग्राउंड काम करना पड़ेगा, ग्राउंड के ऊपर काम करेगा, आप दिख जाएगा लोगों ने। हाँ ये बेटा इजाज़त है जी प्रधान जी। ठीक है जी। मेरा नाम देवेंद्र भलारा है जी, और मैं जनता सरकार मोर्चा का सदस्य हूँ। ये वही मोर्चा है जिसने इस लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन खुलवा के और ये वैक्सीन वाला पूरा षड्यंत्र देश को बताया था, और ये सब कुछ इसके खिलाफ हम लोग लड़े थे। और फिर गामराम ने मिलकर इसको समझा और फिर अपनी आज़ादी वापस पाई। जो जनता सरकार मोर्चा ने जो शुरुआत करी थी, उसका पर्पस ये था कि समाज में अलग अलग संगठन अपनी एक एक प्रॉब्लम को लेकर के लड़ रहा है, और दिक्कत ये आ रही है कि वो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहे उस एंगल पे जैसे उनको समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अभी हमने 21 साल जब लड़की की शादी की उम्र का मुद्दा उठाते हैं, तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये 21 साल की लड़की की शादी क्यों करी। अगर आप ये क्यों नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इस लड़ाई को भी नहीं लड़ पाएंगे। क्यों का कारण अगर आप जोड़ पाएं और मैं जोड़ पाऊं और मैं आप तक पहुंच पाऊं तो उसको समझिए। असली जो खेल है वो है आपकी जमीन का। उनको आपकी जमीन चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। जमीन का मतलब है कि आपका भोजन। वही जो 1947 से पहले अंग्रेज आकर के अपने को गुलाम बना के रखे हुए थे, ऐसा जब हमारे को बताया जाता है, तो वैसा ही दौर वो लाना चाहते हैं। और इस दौरान जो उस लेसन तब से लेके आज तक के लेसन जो उन्हें पढ़े, जो उन्हें समझे हमारे पे, उन्होंने देखा कि ये देश गुलाम सिर्फ 2-3 कारणों से नहीं हो सकता। उसका सबसे पहला कारण यह है कि इनके पास अपना भोजन, अपने पानी का पूरा इंतजाम है। इनको अपने भोजन और पानी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपनी अगली पीढ़ी को जबानी कहानियों के माध्यम से ही दे जाते हैं, जिसकी वजह से आदमी अपनी उस गौरवशाली सभ्यता को संभालने के लिए ही लड़ता रहता है, और उस लड़ाई का उसका जज्बा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को ये मानता है कि मेरा इतिहास गौरवशाली रहा है। इस चीज में वो हमको गुलाम केवल तब बना सकते हैं जब उनके पास हमारा पानी और भोजन ये दोनों उनके काबू में हो, और हमारी अगली पीढ़ी तक हमारा ज्ञान ट्रांसफर ना हो, हमारे जो समझ है वह ट्रांसफर ना हो। तो उसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उनको पिछली पीढ़ी और अगली पीढ़ी के बीच में दरार और गैप पैदा करने के लिए वो सब करेंगे।
तो जब 90 के दशक में विश्व सुंदरियां ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को लाया गया था, वो सारा का सारा खेल अगर आप समझो आज के टाइम पे पूरे समाज में समलैंगिकता को बढ़ावा देने के लिए, और कोई भी लिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, ना लड़का इंपॉर्टेंट ना लड़की, इस भावना को बढ़ाने के लिए अब की बार जो 2023 में विश्व सुंदरी का जो प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता में 2 ट्रांसजेंडर्स को लेके गए, 2 किन्नरों को वो लेके गए थे बिल्कुल टॉप के लेवल पे। जिस टाइम पे कीनिया को उन लोगों को मतलब जब साउथ अफ्रीका के जंगल और कीनिया को जब टेक ओवर करना है और वहां मार्केट स्थापित करनी है, तो वो स्थापित वहां होगी उसके जरिए। ये लोग धर्म के नाम पर धार्मिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, तो आप लोगों को टेलीविजन के साथ जोड़ने के लिए इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे सीरियल की रचना करी थी। पहली बार राम की शक्ल हमने उसी में देखी होगी मेरे ख्याल, टेलीविजन में ही। उससे पहले तो ले राम का नाम, राम राम भाई, राम बरस गया, राम नगर में कर दी, राम न्यू टिमका न्यू। कहने का मतलब यह हुआ कि अगली पीढ़ी की समझ को तोड़ने के लिए जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करके हमको यह बताया गया कि जो नई पीढ़ी है वह समझदार है, पुरानी पीढ़ी को कुछ नहीं पता, पुरानी पीढ़ी तो 16 साल की उम्र में ब्याह करके नाश करा कर दी, और 18 साल की उम्र में, ये 21 साल की उम्र में करके हम बचावांगे। इस टाइप का यो गैप डेवलप करने के पीछे जो मतलब है कुछ और कारण, कि आप अपने बच्चों को नौकरी के पीछे लगा देंगे, जमीन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जमीन पीछे से हथियाने के लिए हर आदमी को कर्जदार बना दिया जाएगा। अभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं तकलीफ में हूं, अगर थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, उससे लगभग 1.5 गुना कर्जे में आ चुका है, कैपेसिटी से 1.5 गुना। यानी अगर वो अपनी सारी जमीन भी बेच के न अगर पुगाने लगेगा तो भी वो पुगा नहीं पाएगा, और मात्र 10% लोग ही, अगर सारा पैसा भारत का इकट्ठा करके भी हम जमा करा देंगे तो नहीं करा पाएगा। अब अगर मैं अपने बुजुर्गों को कैसे समझाऊं कि ये सारा खेल सबको क्रेडिट में लाके सोशल क्रेडिट स्कोर लाने का है, जिसके अंतर्गत सारी सरकारें एक ही तंत्र के पीछे काम कर रही, एक ही तंत्र के अंडर काम कर रही हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहती है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं, पूरी दुनिया की बात हो रही है, जिसमें आपका किसी भी चीज के ऊपर मालिकाना हक नहीं रहेगा। आपके डांगरा का आधार कार्ड बन चुका है, कान्ना पे आधार कार्ड के में लाग लिए हैं, उनकी रजिस्ट्री होकर उस पर लोन लिया जा चुका है। आपके घरों की जो लाल डोरे में जमीन थी वो रजिस्ट्री होकर के उसके ऊपर लोन लिया जा चुका है। आपके गांव की शामलात, आपके स्कूल की, आपके जोड़ की, आपकी बणी की, आपकी गड़ी की, हर जमीन को नीलाम करके उसके ऊपर लोन लिया जा चुका है, और वो जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली है। अब वह पंचायत के नाम या गांव के नाम जमीन नहीं है। आज अगर बाजार के अंदर नकली बीज दे दे अगर कंपनियां, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर अगले 2 साल तक ऐसे बीज किसान को मिलने लग जाएं जब उसमें फसल ही ना हो, दाना ही ना हो, है तो भारत को भूखा मरने से बचाने के लिए एफसीआई का गठन किया गया था, जिसके पास लगभग 2 साल का 200 लाख मीट्रिक टन अनाज होया करता। आज एफसीआई के पास गोदामों में अनाज खत्म होकर के सारा अनाज अमीरों के साइलोज में जा चुका है। अमीरों के साइलोज की रक्षा करने के लिए अमीर आदमी अपनी पुलिस और अपनी सेना का गठन कर सकते हैं, यह कानून बना दिया गया है। जब भूखा मर्दा किसान साइलों में अनाज लेने के लिए जाएगा तो 4 साल के लिए ट्रेनिंग कर रहे अग्निवीरों को बंदूक पकड़ा के उन साइलोज पे खड़ा कर दिया जाएगा, जैसा श्रीलंका में इस टाइम चल रहा है। पेट्रोल और डीजल बैन कर देंगे 4 साल में, नितिन गडकरी का बयान उसी टाइम आया था जिस टाइम अग्निवीर की योजना आई थी। 4 साल में ही अग्निवीर तैयार हो रहा है, 4 साल में ही आपका पेट्रोल डीजल बैन हो रहा है। बिहार से खबरें आ चुकी हैं कि कोयले की कमी है, बिजली की कमी है। यूपी में आ चुकी है पिछले हफ्ते। अगले 2-4 हफ्ते में अगर हरियाणा से खबरें आने लगे कि कोयले की कमी है और हमारे को बिजली का ब्लैकआउट हो सकता है, तो फिर आप ये सोच लेना कि वो किस तरफ लेकर के अपने को जा रहे हैं। अब सिर्फ सोचने की बात यह है कि यदि
बिजली ना आए हमारे पास गांव में 1 हफ्ता या 10 दिन तक, क्या अपने पास अपना पानी है? ना अपने पास डांगरा ने पान का पानी है जोड़ में, ना अपने पास खुद पीने का पानी है अगर बिजली ना आवे या सरकार ना देवे। ना अपने पास अपना अनाज उगाने के लिए किसान के पास कुछ भी है। अगर पेट्रोल डीजल बैन हो जाए तो खेत में काम करने के लिए किसान के पास बैल भी नहीं है। यानी कि आप 24 आवर और 100% पूरा 100% कंपनियों के ऊपर और सरकार के ऊपर निर्भर हम लोग हो चुके हैं। डांगर का बीज जब कंपनी देना बंद कर दे तो हमारे पे अगला डांगर का 71 खागड़ और जोठे भी नहीं है, खेत का बीज भी नहीं है, और मानस का बीज भी 70% तक नपुंसकता के लेवल पे जा लिए आप। यानी कि असलियत में जो नस्ल और फसल की लड़ाई है, अगर इसको बचाना है तो गांव के पास अपने सर्वाइवल का रास्ता क्या है, अगर ये गांव राम बैठ के चर्चा नहीं करेगा या इसके ऊपर चिंतन और मनन और काम नहीं करेगा तो आप लड़ नहीं सकते किससे ते भी। क्योंकि पिछले 8 सालों के अंदर एक बहुत जबरदस्त काम हुआ है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, आपके घर के कागज, आपके खेत के कागज, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका मोबाइल का बिल, आपका जितने कागज आपके पास हैं और पूरे परिवार के एक नंबर के साथ जुड़ चुके हैं। 2 साल पहले सरकारों ने आपको यह कहा था कि यदि आप कोई वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो आपको बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, रेल में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा, कोटे में राशन नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं, फलानी चीज नहीं मिलेगी, डिमकी। मतलब कहने का मतलब पेट पे उन लोगों ने आपके का मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करी थी एक सर्टिफिकेट के नाम पे। अगली बार उनको ऐलान करने की जरूरत नहीं है, आपका आधार कार्ड बैन कर दो, आपकी जितनी सेवाएं उसके साथ जुड़ रही हैं एक झटके के अंदर पूरे परिवार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा सकता है, सिर्फ एक कागज आधार कार्ड के नाम पे। अगर आपने अगली डोज नहीं लगवाई तो बिजली भी कौन आवे, क्योंकि मीटर नए लाग लिए हैं चिपाड़े। इब कनेक्शन काटन खातर बिजली आले ने घर आने की जरूरत को नहीं, तार को नहीं काटनी, ओडी तो बटन दाबना, चिपाड़ा मीटर लाग रहा है आपके। पानी के नए कनेक्शन आपके बनन लाग रहे हैं, इब नया कनेक्शन पानी का कटौन लग रहा है। और अगर आपने क्लास स्क्वाब की अगर वह बात सुनी हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, अभी जिस टाइम पे नरेंद्र मोदी वहां गया हुआ था दावोस के अंदर, वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिक्लेयर कर दिया है हर देश के प्रधानमंत्री को कि जैसे भोजन की कमी पूरी दुनिया में हो रही है वैसे ही पानी की कमी हो रही है, और इसीलिए पानी की राशनिंग शुरू करनी पड़ेगी। और अब जो नदी है, नाले हैं, तालाब हैं, जोड़ हैं, बारिश का पानी है, पहाड़ का पानी, झरने का पानी, समंदर का पानी, इसके ऊपर आम जनता का कोई हक नहीं होगा, इसके ऊपर पूरा सरकार का हक होगा। और सरकार इसको मोनेटाइज करके प्राइवेट कंपनियों को देने की प्लानिंग कर रही है। यानी पानी प्राइवेट कंपनियों के पास जाएगा, और बीज पहले से जा चुका है, बिजली पहले से जाने की प्लानिंग कर रही है, सेना वहां जाने की प्लानिंग कर रही है, पुलिस को कोई भी उद्योगपति किराए पर ले सकता है, ऐसा कानून उन लोगों ने बना दिया। आपको सिपाही चाहिए तो इतने का चाहिएगा, इंस्पेक्टर चाहिए तो इतने का। यानी अब आपके घर पे सरकारी मुलाजिम, आपकी तनख्वाह से बनाए हुए पूरे डिपार्टमेंट आप ही को काबू करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगर इन चौतरफा घेराबंदी को अगर हम नहीं समझ पा रहे तो फिर हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। अगर क्योंकि हमारे को समस्या का एक ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, हम पूरा ओवरऑल तस्वीर देखने में नाकाम रहे, पूरा एज ए सोसाइटी, एज ए समाज। सरकारी स्कूलों को अंदर एफडीआई लाने की तैयारी चल रही है। वो स्कूल जिनकी जमीन आपके हमारे पुरखों ने दान में दी थी, उनके कमरे हमने बनवाए थे, अब वो स्कूल एसएसए का पैसा वहां ला करके अब प्राइवेट करने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर 6000 स्कूलों के अंदर एफडीआई लाकर प्राइवेट हाथों में सौंपने का आदेश आ चुका है।
भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत अब आपके किसी भी एक भी व्यक्ति की परमिशन की जरूरत नहीं है। यदि मेरा मकान सरकार को चाहिए या किसी कंपनी को चाहिए तो कंपनी केवल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चिट्ठी लिखेगी सरकार को कि मुझे यह मकान चाहिए, तो सरकार डीसी रेट के हिसाब से मेरे खाते में पैसा डाल देगी और मुझे चिट्ठी आ जाएगी कि तेरा डीसी रेट का पैसा जा लिया है, जमीन तने 1 महीने में खाली करनी है, तेरे पास इतना समय है। यह आदेश ऑलरेडी मध्य प्रदेश झारखंड के अंदर किसानों के पास आ चुके हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आने वाले हैं, ये हो रहा है और हो चुका है। मतलब यानी आज गांव के पास ना अपना बीज है ना अपनी जमीन है, व्यक्तिगत जमीन लगभग 99.9% लोगों की जमीन इस टाइम बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। 99.9%। मैं एक आधा इसलिए छोड़ रहा हूं कि गांव का एक आधा मानस जिसके घर में 2-2 3-3 नौकरी हो तो उसने ही बार लिमिट बनवाने की जरूरत पड़ को नहीं रही, क्योंकि उन्हें लोन सरकारी नौकरी पर मिल जाए। नहीं तो लगभग हर आदमी की जमीन बैंकों के पास पड़ी है। और आपके लिए जानकारी बता देते हैं, रोज की रोज पुलिस वाले और साइबर क्राइम की मदद से पब्लिक के अंदर एक मैसेज फ्लैश किया जा रहा है रेगुलरली कि कभी भी साइबर अटैक हो सकता है और आपका खाता खाली हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से आपके पास यह संदेश वीडियो के माध्यम से या अखबार की खबर के माध्यम से पहुंच चुका होगा कि किसी का भी खाता खाली हो सका है। यह खाता खाली होने की प्रक्रिया से पहले सरकार ने एक काम किया है कि आपके खाते में चाहे कितना ही रुपया पड़ा हो, सरकार की गारंटी केवल 1 लाख रुपए की है। ऐसा पहले कानून था, लेकिन अब वो बदल के उन्होंने 5 लाख तक कर दिया कि यानी आपके खाते में 1 करोड़ पड़ा होगा तो भी सरकार केवल 5 लाख की गारंटी देगी। तो यानी 5 लाख तक तो आप सेफ हैं, 5 लाख के ऊपर आपका पैसा बिल्कुल सेफ नहीं है। यह सरकार ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। अब बिजली के ब्लैकआउट की तैयारी भी चल रही है कि 10 दिन तक बिजली ना आए या 1 महीने तक बिजली ना आए तो उसके बाद जनता एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य करेगी। और उसके बाद जब बिजली आए और जब अचानक से आप अपने खाते चेक करो अपने मोबाइल में और सबके जीरो मिलें तो आपको पता चलेगा कि जितना पैसा हमने देना था उस जितना पैसा थारे खाते में था उस तक फालतू तो हमने बैंक का देना था। इसका मतलब हम ऑलरेडी कर्जे में थे। उसका जो आपका सिबिल का स्कोर है उसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। क्रेडिट स्कोर को सोशल क्रेडिट स्कोर बनाने की तैयारी चल रही है। यह सोशल क्रेडिट स्कोर लेबोरेटरी की तरह चाइना में पिछले 15 सालों से चल रहा है, जहां किसी बुजुर्ग को सिर्फ उसके मोबाइल पे वो स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसा यूपीआई कोड के जरिए जब वो स्कैन करता है किसी मेट्रो के अंदर तो क्लिक करते ही पता चलता है कि ना ना तना तो फलानी बात को नहीं माननी थी सरकार की, तो उस धरने में शामिल था, इसलिए तेरा जो लाल रंग का हो रहा तू भीतर नहीं जा सकता। बस में भी नहीं चढ़ने दिया, ट्रेन में भी नहीं चढ़ने दिया, बाकी जहाज तो छोड़ ही दो। यानी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रोडवेज आपकी पूरी तरह से बिकने के कगार पर है। जितनी बसें थी उन सभी बसों के ऊपर नीला पेंट करा के प्राइवेट बसों पे और पीछे जिसके लाल पट्टी है वो सारी की सारी किलोमीटर स्कीम में चलनी शुरू हो चुकी हैं। यानी आपकी रोडवेज भी बिक चुकी है, आपकी रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट जितने हैं, सड़कें तक भी प्राइवेट कंपनियों को दे दी गई हैं जिनके ऊपर चलने का आप प्रति किलोमीटर किराया देने लग रहे हो। अब ये जो एलिवेटेड रोड है इसको आपने कभी ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पूरे भारत को इस तरह से 3 हिस्सों में काटता हुआ। किसानों की समस्या है। बिल्कुल जी, आप बता दो किसान कई बार 1 सेकंड के लिए भी गया हूं तो मैं रोडवेज में किसान का बेटा लाग रहा है जी। एक लाइन भी अगर किसान तक बाहर गया हूं तो मैं बता दो जी। हाँ 1 मिनट जी। चाचा मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, मेरे पे ना छोता रहो भाई। पूरे भारत को समझो जी, देखो ये देखिए एक बात समझिए, मैं आपको 2 चीजें समझाता हूं अगर आपको समझ में आए। अपने घर में बिजली का कनेक्शन हुआ है, एक बल्ब फ्यूज हो जाए सारे घर का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पंखा खराब हो जो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब दिवाली पापा लड़ी ले आया करा, उस लड़ी में जब एक बल्ब खराब हो जाए तो सारी लड़ी बंद हो जाया करे।
फिर वो बल्ब काट कर उसने तार ने जुड़ा करा, फिर वह सारी जड़ा करा। ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं ये उस लड़ी की तरह एक दूसरे तक जुड़ रही हैं। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मन ने कत्ती शौक नहीं है जी, कत्ती भी शौक नहीं है, मतलब ऐसी चीज बोलने का जो आपके काम की ना हो। ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं, इसमें तो एक भी मणिया अगर आपका निकल गया तो आपकी माला टूटेगी। और उनने पेड़ा है, इसीलिए हर चीज के ऊपर पैरेलल काम करने लाग रहे हैं। आपके बच्चा की मती मारने खातर उनने टेलीविजन और मोबाइल उनके हाथ में दे रखा है। आपके बड़ा की मती मारने खातर उनने न्यू कह दिया टेक्नोलॉजी आ गई। किसान ने तो जो है बिना उसके मेरी फसल मेरे ब्यौरे के न्यू कह बोला तेरी फसल को नहीं बिकेगी। उसने न्यू कहा कि बिना इंटरनेट के तू सर्वाइव नहीं कर सकता, मंडी नहीं खरीदेगी, और 2 रुपये महंगा जो है वो प्राइवेट कंपनी वाला खरीदेगा। और प्राइवेट कंपनी वाले के लिए नियम बना दिया कि जिस टाइम पे देश भूखा मर रहा होगा, समझियो बात ने, जो खेती के 3 कानूनों में लिख रहा था वो नियम नोटिफिकेशन आ लिया सरकार का। उस खेती के 3 कानूनों में एक बात लिख रही थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, उसमें न्यू था कि अगर देश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, यानी कि सूखा, बाढ़, युद्ध या आपातकाल या चौथी पांचवी स्थिति कोई महामारी है अगर देश के अंदर, तो जब उस टाइम पे कंपनी के पास अगर वो रखा हुआ है अनाज और उधर किसी के पास अनाज नहीं है, एफसीआई के पास अनाज नहीं है, अगर कंपनी केवल एक चिट्ठी दिखा दे सरकार को कि मेरा तो चीन तय 2 लाख मीट्रिक टन का ऑर्डर आ रहा है, मैंने तो एक्सपोर्ट करना है, तो सरकार उसके साइलों में से अनाज लेकर के जनता को नहीं बांट सकती। किसी के पास पैकेट में अगर अनाज रखा है दुकाना पे, जो पैकेट में होता है सारा का सारा, पैकिंग में अनाज भी और चून भी, वो कंपनी सरकार नहीं ले सकती। लेकिन अगर किसी के पास खुला अनाज पड़ा है तो सरकार धक्के से लेकर जनता में बांट सका है। और खुला अनाज केवल और केवल किसान के कुठले में या उसकी टंकी में होगा। जनाब आपका नहीं समझ में आ रहा है, आपका पूरे अनाज को सरकार जबरदस्ती घर में घुस के लेने आ सकती है, और आपके पास तो उनका मुकाबला करने के लिए जेड़वे और लाठी भी को नहीं रह रही घर में। कदम नहीं सोच रहे हो, हथियार की तो लाइसेंस दूर की बात है, उनका मुकाबला करने के लिए आपके पास उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। यहां तक कि आपके लोहे के जितने इंजन है ना, वह भी न्यू कहे हैं कि ये तो वेस्ट हो लिए, क्योंकि उन्होंने न्यू बेरा है जिस दिन देश के लोगों का बात समझ में आवेगी उस दिन ये अपने हथियार गड़ान खातर लो आटोवेंगे। वह जो मूर्ति बनाई थी ना, वह जो पटेल की, उस खातर घर आता कसीर में पुराने लोया लेके गए, न्यूए लेके गए थे, इनके घर में धातु नहीं रहनी चाहिए। इब एक बात और समझण की है सबसे बड़ी, अगर थोड़ा सा और समझ में आ जावे, जिससे कि बस आपको किसान की जमीन कैसे जाएगी या बात समझ में आ जाए, तो कागज के बदले असली धन क्यों कर बर्बाद किया जावे, बस अल्ले वह बात और समझण की है। आप में से सबको यह मालूम है लगभग कि सरकार केवल उतने ही नोट छाप सकती है जितना सोना सरकार के पास रखा हुआ है। यह तो पता होगा जी आप सबने। आखिरी जो इससे पहला जो कानून बना था, क्योंकि आपको अगर ये अपनी जमीन बचानी है तो इस कानून की जानकारी और इस बात की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। 1882 में सबसे पहली लूट स्टार्ट हुई थी एक कानून से, यानी कि आज यहां बैठे हो, आज आप 10-10 किला के मालिक हो, अगले दिन पटदे से आपके 3 किले गायब हो जाएंगे और आप 7 किला के मालिक रह जाओगे। ये नियम ऐसे बनते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जेब से पैसा कैसे गया और आपकी प्रॉपर्टी कैसे गई। जैसे पहले 10 रुपया की एक मोर होया करती, अगर आपने पता हो तो 10 रुपया की एक मोर, और एक मोर का वजन 1 तोला सोना होया करता। 10 रुपया में 1 तोला सोना होया करता, और 1882 में 10 रुपए से 15 रुपए की एक मोर कर दी। अब आप एक बात सोचने की है, घर बार में दोनों मियाँ बीबी बात कर रहे हो, 150 रुपये घर धरे हैं, भगवान कल न इसका सोना ले आऊंगा, तो 150 रुपया में कितने तोड़े सोना आ गया जी? 15 तोड़े, 15 मोर आएगी ना। और 1882 में कानून पास होया, घरा तो आप तैयारी कर रहे, कल नहीं इन 15 रुपया, इन 150 रुपया में 15 तोड़े सोना ले आऊंगा, 15 रुपया का मोर, क्योंकि वही स्टैंडर्ड है अपने रुपये का। और उस दिन सरकार ने कलकत्ता में, राजधानी कलकत्ता थी, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था देश के अंदर, हमारे तक खबर नहीं पहुंची। उस दिन सरकार ने मोर 15 रुपया की कर दी। तो जिसके घर में 150 रुपये धरे थे, 150 रुपये तो न्यू के न्यू धरे, पहले तो 15 तोड़े कीमत थी उसकी सोने की, और अगले दिन तड़की उठा गया जब लेने खातर, तो कितना हो गया जी? 5 तोड़े सोना गायब हो गया, एक ही कानून से, एक ही चिट्ठी से।
आपके रुपए के बैकिंग में जितना रुपया जेब में होता है, इसके बैकिंग में गोल्ड होता है। और इस टाइम पे जो स्टैंडर्ड है अपना 777 मिलीग्राम 1 रुपए का स्टैंडर्ड है, 1 रुपए का। अब सोचो आप, देश की जनता के पास लाखों करोड़ रुपया पड़ा है, उसकी कीमत के हिसाब का सोने का वो मालिक है। क्यों जी? समझो आप भाई, जितना रुपया पड़ा है उसके हिसाब का सोने का मालिक है ना वो, कदे भी जाकर सोना ले सके। और अचानक से सरकार ये कह दे कि कल से आपके रुपये के पीछे कोई सोना नहीं है, तो आपका रुपया जीरो हो गया जी। रुपया जीरो हो गया और सोना गायब हो गया। जिसने दर रखा था वो लेकर चलदा बना। सिर्फ यही समझने की बात है, आपकी जमीनों को फर्जी पर्चियां छाप छाप के कर्जे में आपको कागज के नोट पकड़ाए जा रहे हैं, जिनकी बैकिंग का सोना वो लोग कहते हैं कि अब हमारे पास है नहीं। अब आपको जो लोन दे रहे हैं वो क्या करते हैं, अगर आपको समझ में आए, बैंक जितना उसके पास पैसा पड़ा है 100 गुना तक लोन दे रहा है। यानी 100 करोड़ रुपया पड़ा है, 10 गुना तक, सॉरी 100 करोड़ रुपया पड़ा है, 1000 करोड़ का लोन किसान में बांट देता है। किसान की 25 लाख का किला है, उसने लाख रुपए की लिमिट बना हुआ है और उसने गिरवी दर ले है, उसकी फर्द न उड़ा दर ले है। क्यों जी? नहीं बन रहा होगा? लोन फसल का है लेकिन गिरवी जमीन पड़ी है। और आज के टाइम पे आप अपने गांव में एक बार कैलकुलेट करके देख लियो, 99% किसान के पास उस लिमिट का पैसा, भरण का पैसा है को नहीं। उसने वो खर्च कर दिया, चाहे मकान में कर दिया हो, चाहे गाड़ी में कर दिया हो, चाहे बड़का की एजुकेशन पर कर दिया हो। आज अपना हर किसान अपनी जमीन लुटाने के लिए तैयार बैठा है। और आंकड़े अगर सरकार के देख लिए जाएं, 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है भारत के अंदर और 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आपको जानकर खुशी होगी, 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है। और वह अंबानी अडानी की कोनी होगी जी बुजुर्गो, वह आपकी मारी होगी। तो ईब लड़ाई तो न्यू तो समझ मानती हो कि यो आधार कार्ड के है और यो वैक्सीनेशन क्या है। अब यह बात आपको कैसे समझाएं कि प्रोपेगेंडा इतना लेवल पे जा चुका है कि बिल गेट्स ये कहता है। बिल गेट्स कौन है अगर आपको पता लगे? नीति आयोग बिल गेट्स का बनाया हुआ है। और नीति आयोग, या कोई आप में से अगर कोई आदमी नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन सोच रहा हो तो मैं माफी चाहूंगा, वो प्लानिंग कमीशन नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट है बिल गेट्स का, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। उसके फुल फॉर्म जाके देखोगे, वहां पर प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट के अंदर बिल गेट्स ने आधिकारिक रूप से 2016 के अंदर ऑफिशियली भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि 2016 में जिस टाइम उसको पद्मश्री अवार्ड दिया था, उसको और उसकी वाइफ को, उस टाइम पे वो बोलता है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोलना स्टार्ट किया, लेकिन इससे 2 लाइन छोड़ के एक लाइन और लिख रही है जिसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, जिसमें भारत सरकार को वो रिकमेंड कर रहा है कि 2022 तक 50% किसान खेती से बाहर होने चाहिए, चाहे कुछ हो जाओ, तभी तो दुगनी होगी उतनी जमीन पे। लिखा हुआ ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कदे नहीं सोच रहे हो कि या कोई कहने की बात है। अब आपको यह समझने की बारी है कि किसान के आपके गांव के आसपास या तो कोई इथेनॉल का प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है, या कोई ना कोई हाईवे निकाल के या कोई ऐसी चीज निकाल के एक्वायर करने की तैयारी चल रही है, या कोई गार्बेज का, कूड़े का ढेर बनाने की तैयारी चल रही है, या कोई शुगर मिल या कोई दूसरी फैक्ट्री खोलने की तैयारी चल रही है। उसका कारण यह है कि हर गांव के पास आसपास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से हर गांव में या तो बदबू आती हो, या राखी आती हो, या उसकी वजह से उसके रोडा पे ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो, जिस तक गांव के आदमी दुखी हो जाए। गांव में एजुकेशन नहीं होगी, गांव में रोजगार नहीं होगा, ताकि गांव का आदमी खुद अपनी औलाद ने शहर भेज दे। और शहर में भेजना ही षड्यंत्र है उनका, क्योंकि जब तक आदमी का खिंडकर उसकी धोती रहेगी तब तक देश का कानून उसके ऊपर लागू नहीं रह सकता, ये उन्हें पता है। तो आपकी औलाद को नई ड्रेस देना, नई सोच देना, नई जगह देना, नई नौकरी देना, ये आपके गांव को उजाड़ने की तैयारी है। 2.5 लाख एकड़ जमीन
केएमपी के आसपास एक्वायर करने की नामदेही हो चुकी है। आपके गांव को वहां शिफ्ट करके कबूतरखानों में रखने के लिए दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना चल रही है, जहां एक ही टाउनशिप में पूरा गांव बच सके है। अगर जय आप बात आज समझ में ना दियो बुजुर्गो, तो 10 साल पाछा आ जाएगी, जिब लड़ लियो, 15 साल पाछा आ जाए, जिब लड़ लियो। लेकिन अगर जब पूरी बात न समझे बिना लड़न चाल पड़े, तो आपा जुकर 13 महीने ओड़े खराब कर दिए, 13 साल और खराब कर देंगे, हासिल कुछ नहीं होना। अपने गांव ने अपनी व्यवस्था क्यों कर बनानी है, जे या तो बात आप कर सकते हो और इस लेवल पर लड़ाई लड़ सकते हो कि हमने सरकार की जरूरत नहीं। सरकारी कर्मचारी का गांव में एंट्री बैन जब तक नहीं होगा ना, तब तक आप गांव की सभ्यता संस्कृति को नहीं बचा सकते, चाहे कितना ही हंगा ला लो, कितना ही जोर ला लो। जब तक पुलिस गांव में नहीं बढ़ी थी ना, और जब तक सरकारी लोग गांव में नहीं बढ़े थे, सरकारी डॉक्टर पहले हम गांव में आया था, बीमारी बाद में आई। डांगरा के डॉक्टर पहले आए थे, बीमारी बाद में आई। ट्रैक्टर पहले आया था, डांगर गां फिर लिकड़ी। इन्होंने पूरा गेम प्लान के तहत पूरा का पूरा गांव बर्बाद किया है। और इतनी बड़ी प्लानिंग से लड़ाई प्लानिंग से लड़ सकते हो, खाम खाई भावना में आकर नहीं लड़ सकते। तो सारी बात ने समझोगे आप लोग, और सारी बात के इसे हिसाब से लड़ाई लड़ोगे। इस उम्मीद में हम आप लोगों के पास आए हैं, आपके चरणों में अर्जी देना है यहाँ कि जो 19 नवंबर ने जनता सरकार मोर्चा ने नस्ल बचाओ रैली पे जो आप लोगों को कहा है कि आप आवेदन आपके बीच में है कि यह सारे मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा अपन, जय इन पर लड़ना आपका आशीर्वाद और आपके सहयोग हो, तो शायद हम कुछ अगली पीढ़ी ने दे पावा जी। नमस्ते।